मैं अकेली थी शाम को। मेरा सर बहुत चक्कर आ रहा था, तो मैं सोचा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मैं सुबह से कि चेक कर लूँगी। छोटा बच्चा है, उसको मैं किसके पास लेके जाऊँगी। तो अगले दिन सुबह मैं उसका दूध, शायद दूध ही बॉटल में दे रही थी, तो वो गिर पड़ रहा था। तो अचानक मैं गिर पड़ गई और घर में कोई नहीं है, घर ऑलरेडी लॉक है। तब तो मैंने यह किसी दो तरह का होता है, या तो ब्रेन हेमरेज होती है या इस्केमिक स्ट्रोक होता है। लगभग 85% केसेस में ये इस्केमिक स्ट्रोक होता है, जिसमें खून की जो नस होती है वो क्लॉट की वजह से बंद होती है। अगर हम उसमें क्लॉट डिसॉल्विंग ट्रीटमेंट दे दें और टाइमली दे दें तो ये पेशेंट, उनकी जो ब्लड फ्लो है दोबारा से रिस्टोर हो जाती है और अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं। लगी तो आपको घर छोड़ देते। तब वो मुझे घर छोड़ने गए वहाँ तक, तब वाइफ ने मेरे को जब देखा मेरी, तो मेरा फेस हल्का सा लेफ्ट साइड जा रहा था, वाइफ ने देखा। तो मैं वहाँ धोने के अंदर गया, तो जैसे ही कहते गाल करने लगा, खुला करने लगा, तो सारा पानी मेरा बाहर निकल रहा था। तब वाइफ को कुछ समझ आया कि नहीं कुछ और दिक्कत है। तो उसी टाइम वाइफ ने वहाँ से कैब करी हमारी और हम सीधा यहाँ पे आए। मतलब पहले हम सोच रहे थे कि हम आसपास के डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन वाइफ ने कहा नहीं सीधा हम वहीं पे जाएंगे, पुलिस हमारे पास है। सीधा हम यहाँ पे आए। उसके बाद शायद 1 या 1.5 घंटे बाद मैं यहाँ पे आ चुका था। उसके बाद इमरजेंसी के अंदर भी मैं खुद ही बुक करके आया। उसके अंदर कैसे बुक किया, मैं बुक करके आया इमरजेंसी के अंदर। और उस टाइम शायद एमआरआई हुआ, तो एमआरआई में कुछ डायग्नोस नहीं हुआ उस टाइम। तो शायद मेरे को वापसी भेजने की होगी कि नहीं ठीक है ये, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन दूसरे टाइम उन्होंने जब बेड पे बैठने के लिए मुझे बोला, तब मैं गिर पड़ा बेड पे। तब सिटी स्कैन के अंदर मेरा ये डायग्नोस हुआ, स्ट्रोक आया। उसके बाद शायद 6 दिन में एडमिट रहा, मैंने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद यहाँ से अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद 2 महीने मैंने अपनी फिजियोथेरेपी करवाई, उससे अब मैं नॉर्मल रहता हूँ। 2016 में छोटा बच्चा था, तो घर में कोई नहीं था। मैं अकेली थी शाम को। मेरा सर बहुत चक्कर आ रहा था, तो मैं सोचा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मैं सुबह से कि चेक कर लूँगी। छोटा बच्चा है, उसको मैं किसके पास लेके जाऊँगी। तो अगले दिन सुबह मैं उसका दूध, शायद दूध ही बॉटल में दे रही थी, तो वो गिर पड़ रहा था। तो अचानक मैं गिर पड़ गई और घर में कोई नहीं है, घर ऑलरेडी लॉक है। तब मैंने किसी भी तरह हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया कि मेरा तबीयत बहुत बिगड़ रहा है, आप जल्दी से जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको बुलाओ। तो सिक्योरिटी गार्ड आके मुझे कहा कि मैडम क्या हुआ? मैंने कहा भैया देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे अभी हॉस्पिटल में ले चलो। तब सोसाइटी में और भी कई लोग थे, तो मुझे लेके इस हॉस्पिटल में आ गए। तो सुबह भी मुझे एडमिट, तब 1-2 घंटे में ही एडमिट कर दिया, 7:30-8 बजे इसके बाद। तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आई और उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया गया, तब नॉर्मल सब कुछ हो गया था। लेकिन वो ये था कि मेरा राइट साइड थोड़ा-सा जैसे कि है ना पूरा मतलब चला नहीं जा रहा था और हैंड भी नहीं उठ रहा था। तब कोई इंजेक्शन लगाया गया मुझे और हॉस्पिटल में मैं 6 दिन रही, एडमिट ही थी। तो 6 दिन बाद मैंने ही मेरा ट्रीटमेंट किया, उसके बाद मैं घर गई और लगातार शाम मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम मेरा फिजियोथेरेपी होता ही रह गया। ये 2 साल तक चला। तो अभी भी है, मुझे राइट साइड में थोड़ा-सा अभी भी प्रॉब्लम है हैंड में। पैर में ऑलमोस्ट ठीक है, मैं अभी अकेले-अकेले सब जगह जा सकती हूँ इधर-उधर। पहले-पहले तो मेरा हेड लगता था, कहीं भी अगर मैं जाऊँ तो किसी का हाथ पकड़ना था। अभी मैं खुद ही थोड़ा-सा स्टेयर में तो चढ़ना अभी भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है, पकड़ ही मैं चलती हूँ, थोड़ा पूरा हाथ ही पूरा ये होता है। तो अभी ठीक है, सभी चल रहा है और मैं खुद ही कोशिश कर रही हूँ अभी भी कि मेरा हाथ एटलीस्ट 60-70% तो हो जाए, तो ये तो घर के रोजमर्रा मेरे को कुछ भी पता नहीं था। मैं रोज एक्सरसाइज योगा करती हूँ। उस दिन योगा करना शुरू किया, मेरे से हुआ नहीं। फिर बाथरूम गई, वो भी नहीं हुआ ठीक से। फिर मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं फिर 3 मंजिल घर है मेरा, छत पर गई, सब्जी वब्जी देखा, वहाँ सब्जी लगा हुआ है, घुमा। फिर कुछ सब्जी तोड़ने गया, ऊपर हुआ उसको तोड़ने गया। जैसे हाथ उसको तोड़ने के लिए कोशिश किया, वो पूरे हाथ में नहीं आ रहा था।
जबरदस्ती मैंने तोड़ा तो वो नीचे गिर गया। मैं टोटली समझ नहीं पा रहा था। फिर थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं नीचे आई, आके फिर एक्सरसाइज करने का कोशिश किया। जो योगा मेरे को आसानी से होता था वो फिर नहीं हो रहा था। फिर हस्बैंड को बाहर जाना था, उसको जब बुलाया तो मेरी आवाज़ भारी हो रहा था। फिर नीचे गई, ड्राइवर आया, उसको चाबी दिया। वो बोल रहा है, जैसे उसको चाबी दिया उसके हाथ में नहीं दिया, नीचे गिर गया। वो नमस्ते किया मुझे, मैं उसको नमस्ते नहीं बोल पाया। फिर मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैं सोफा में बैठ गई, सो गई। फिर हस्बैंड को बुलाया, वो बोला वो नहीं जाएंगे, उसको यहाँ मीटिंग है, उसका मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। फिर वो भी आया, आके वो भी सोफा में सो गया। वो एक सोफा में सो रहा है, मैं एक सोफा में बैठी हूँ। फिर वो मेड को भेजा, बोला मैडम शायद गुस्सा में है। वो आके काम करने लगा। मैं बोला चाय बना दूँ, दूध पैकेट काटा, वो काटा नहीं गया, हाथ से नीचे गिर गया। फिर मैं सोच रहा हूँ झाड़ू लगाऊँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूँ, कैसे मैं ठीक हूँ। फिर झाड़ू लिया, झाड़ू लगाने लगा। वो झाड़ू तो मैं लगा लूँ लेकिन नीचे नहीं लग रहा है। फिर मैं बैठ गई। फिर मेरी बेटी 8 बजे आया, 6 बजे से 8 बज गया तब तक। 8 बजे ऊपर से आई, वो मेरे को पूछा मामी तुम क्यों बैठी हो। फिर मेरे से बोला नहीं गया तब तक। फिर ये लोग समझ गया, सोया जब उठा फिर हॉस्पिटल गया। तो अगर मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूँ तो इट स्टार्टेड ऑन 17th of October 2022 एंड आई वाज ट्रैवलिंग बैक टू श्रीनगर। मैं अपने घर जा रही थी लगभग 1 घंटे बाद दिल्ली से। इट वाज इन गाजियाबाद आई गेस। सो वहाँ पे मेरा बहुत तेज सर दर्द चालू हुआ। अच्छा, सर दर्द की कहानी और है कि 1 हफ्ते पहले से ही मुझे कॉन्स्टेंट सर दर्द हो रहा था। मैं दवाई खा रही थी, थोड़ी देर ठीक हो रहा था, लेकिन फिर कॉन्स्टेंट सर दर्द। मुझे लगा कि शायद वो मेरी आई साइट वीक है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ हो रहा है। आई वेंट टू द आई डॉक्टर, ही सेड नो आपकी आंखें भी ठीक है, मतलब जितना मेरा नंबर है उतना ही है और सब ठीक है। तो मुझे लगा कि सर दर्द शायद कोई और वजह है, स्ट्रेस है, काम है। I work from 9 to I guess 8 in the evening, and it is because of long hours. So on the day when I'm going back to my hometown, I started having very severe headache. I was started to feel numb from one side. मेरी एक साइड पूरी it was not working at all. मेरी आई साइड भी थोड़ा बहुत वीक हो गई थी. It was so bad situation for me that I was on call with my fiance, and he said, please get out of the bus. And he somehow told me, नहीं सर दर्द भी तो है, नहीं डरते, but he somehow told me that get out of the bus. I was in that pathetic situation that I was not even able to send him my present location on WhatsApp that we use in every day. It was so bad for me that time. I started to forget things. I was not able to see. I went out of the bus. I told him that मैं आ गई हूँ, अब तो देखो. My Durga Bhabi was nearby. They live in Noida only. So they came to me, they took me to a test, and after that, I'm so thankful to the doctor that within 4.5 hours I got this treatment. Because अगर मुझे नहीं मिलता तो मुझे नहीं पता मेरी लाइफ का कौन सा पार्ट अभी नहीं रहता. So it was I'm very grateful for it. I'm very grateful for everyone who supported me at that time. वो पेशेंट हैं जिन्होंने स्ट्रोक के सिम्टम्स को टाइमली पहचाना और टाइमली ट्रीटमेंट लिया और स्ट्रोक के बाद भी एक नॉर्मल और खुशहाल ज़िंदगी जी पा रहे हैं। इन सब पेशेंट्स के द्वारा हम आप सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो स्ट्रोक होता है, जो इसका ट्रीटमेंट होता है, वो बड़ा टाइम सेंसिटिव होता है। जो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है शुरुआती 4.5 आवर्स में अगर किसी को मिल जाए तो कोई भी पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। जैसे स्ट्रोक होता है हमारे लाखों न्यूरॉन्स हर मिनट नष्ट होते जाते हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है अच्छे आउटकम और अच्छी लाइफ जीने के चांसेस कम होते जाते हैं। स्ट्रोक के केस में सबसे ज़रूरी है स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानना और स्ट्रोक के सिम्टम्स पहचानने के बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देना। तो ट्रीटमेंट जो स्ट्रोक का होता है उसमें सबसे ज़रूरी होता है एक जो मिनिमम फैसिलिटी होती है किसी भी हॉस्पिटल में स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए, वो होती है एक CT स्कैन का होना और एक न्यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी।
सीटी स्कैन इसलिए ज़रूरी होता है कि जो स्ट्रोक होता है वो दो तरह का होता है, या तो ब्रेन हेमरेज होती है या इस्केमिक स्ट्रोक होता है। लगभग 85% केसेस में ये इस्केमिक स्ट्रोक होता है, जिसमें खून की जो नस होती है वो क्लॉट की वजह से बंद होती है। अगर हम उसमें क्लॉट डिसॉर्बिंग ट्रीटमेंट दे दें और टाइमली दे दें तो ये पेशेंट उनकी जो ब्लड फ्लो है दोबारा से रिस्टोर हो जाती है और अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं। तो लगभग 15% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जो ब्रेन की नलकी है वो लीक हो जाती है और ब्रेन हैमरेज होता है। तो सीटी स्कैन इसलिए जरूरी होता है कि दोनों में फर्क देखने के लिए कि ये हैमरेज है या इस्केमिक स्ट्रोक है। ये इस्केमिक स्ट्रोक है तभी इसमें क्लॉट डिसॉर्बिंग ट्रीटमेंट काम करता है, तभी एक ब्रेन हैमरेज है उसमें ये क्लॉट डिसॉर्बिंग ट्रीटमेंट बहुत नुकसान कर सकता है। इसलिए जो बेसिक फैसिलिटी किसी भी हॉस्पिटल में चाहिए वो है एक सीटी स्कैन का होना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं उनको पहचानना, स्ट्रोक के सिम्टम्स को टाइमली पहचानना और स्ट्रोक के ट्रीटमेंट सिम्टम्स पहचान के टाइमली हॉस्पिटल पहुंचना। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रोक के सिम्टम्स पहचाने कैसे जाएं। स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है, एक आप एक्रोनिम याद रखिए, बी फास्ट, जिसमें बी स्टैंड फॉर बैलेंस। अगर अचानक ही आपके पाँव डगमगाने लगे, चक्कर आने लगे और ये अचानक होता है तो ये स्ट्रोक का एक सिम्टम हो सकता है। ई स्टैंड फॉर आइज, अगर आपकी आंखों में कहीं धुंधलापन आए, एक आंख से या दोनों आंखों से दिखाई देने में दिक्कत हो, जैसे कि हमारी एक पेशेंट दीना जो आज हमारे साथ हैं उनके साथ हुई थी ये परेशानी, ये भी एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। तो इसके साथ साथ एस स्टैंड फॉर फेशियल ग्रोथ, अगर आपकी स्माइल एक तरफ को झुक जाती है या आपका फेस एक तरफ को झुक जाता है, ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। और ए स्टैंड फॉर आर्म ग्रोथ, आर्म ग्रोथ मतलब अगर आप एक आर्म उठाते हो, बाजू पर उठाते हो, वो झुक जाती है, ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एस स्टैंड फॉर स्पीच, अगर आवाज़ में कहीं बदलाव आए, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो या आवाज़ आप किसी की बात समझ ना पाओ या अपनी बात कह ना पाओ, ये भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। टी स्टैंड फॉर टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल 4.5 आवर्स आर वेरी क्रूशियल इन ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। बी फास्ट एक बहुत आसान सा तरीका है, अगर आप उससे भी आसान तरीका जानना चाहते हो तो जैसे हम नमस्कार बोलते हैं हाथ जोड़ के, अगर स्माइल के साथ हम नमस्कार बोलोगे, अगर स्माइल एक तरफ से नहीं है, एसिमेट्रिकल स्माइल है, एक तरफ से फेस झुक रहा है और एक तरफ हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है और बोलने में नमस्कार बोलने में पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, तो आसानी से आप लगभग 80% जो सिम्टम्स है स्ट्रोक के वो पकड़ सकते हैं। स्ट्रोक के सिम्टम्स पकड़ने के बाद दूसरी बात जो जरूरी होती है कि शुरू का जो टाइम पीरियड जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, 4.5 आवर्स का टाइम पीरियड, अगर आपने वो संभाल लिया आपने किसी का जीवन संभाल लिया। हमारे साथ आज ये सारे वो हीरोज हैं जिन्होंने स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचाना और टाइमली अपना ट्रीटमेंट लिया और स्ट्रोक होने के बाद भी अपने कदमों को थमने नहीं दिया। तो आप सब इनसे इंटरेक्ट कर सकते हो और आपके जो भी सवाल है उसे देने के लिए हम यहाँ पे हैं आपके साथ। Ma'am, also there has been an increase in stroke cases in youngsters, so आप उस पर कुछ elaborate करना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही सवाल पूछा है। अक्सर देखा गया है पिछले कुछ दशकों में जो स्ट्रोक का इंसिडेंस है यंगस्टर्स में, आप देखो हमारे साथ ये सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, लगभग 40% बढ़ गया है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आपके यंगस्टर्स में ये स्ट्रोक का इंसिडेंस क्यों बढ़ता जा रहा है? स्ट्रोक का जो इंसिडेंस बढ़ने का जो रीज़न है वो रीज़न है फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, स्ट्रेस, और इन सब के चलते आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस अर्ली एज में होती है। और इसके साथ साथ जब आप स्ट्रेस पे होते हो तो स्मोकिंग और अल्कोहल की तरफ आप ज़्यादा जाते हैं। ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनके चलते आपके जो यंगस्टर्स हैं उनकी आर्टरीज अंदर से तो या बाहर से तो यंग देखते हैं, उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो ऐसी हो जाती है जैसे 60 और 70 एज ग्रुप के पर्सन की आर्टरीज हो, तो उनकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी जो एक्सेलरेटेड एजिंग होती है उसकी वजह से जो ये जो स्ट्रोक है आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा होने लग गया है। जी जो ऑनसेट है ऐसे है जैसे आप अभी मुझे मेरे साथ बात कर रहे हो, 1 सेकेंड में आपको ये स्ट्रोक अफेक्ट कर सकता है, विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो कोई भी अगर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है तो ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एकदम पता लगता है कि हमें एकदम स्ट्रोक हुआ है, किस तरह के डॉक्टर को दिखाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बेसिकली हमारे आसपास तो नॉर्मल फिजिशियन ही होते हैं ना, तो उसके पास जाएगा। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, किस तरह के डॉक्टर के पास? ये आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। स्ट्रोक के बाद अक्सर जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है कि हम कहीं भी किसी भी सेंटर में चले जाते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक दो तरह का होता है, इस्केमिक स्ट्रोक होता है या हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। और ये पता लगाने के लिए कि कौन सा स्ट्रोक हुआ है, एक बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीटी स्कैन है। अगर मान लो आप किसी भी नर्सिंग होम में चले गए और वहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो आप सीटी स्कैन के लिए आपको बाहर भेजेंगे। और बाहर जाओगे सीटी स्कैन करने के लिए, सीटी स्कैन करके जब तक आप हॉस्पिटल में वापस आओगे, आपके 2-3 घंटे तो उसी में वेस्ट हो जाएंगे। जब तक आपको पता चलेगा कि आपको स्ट्रोक है और आपको एक हायर सेंटर में रेफर किया जाता है, तो हो सकता है आपको जो 4.5 घंटे का टाइम है उसी में ओवर हो जाए। और अगर हमने 4.5 घंटे का टाइम वेस्ट कर दिया तो उसके बाद हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं। तो इस स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए हम अक्सर कहते हैं एक स्ट्रोक रेडी सेंटर में जाना चाहिए। तो स्ट्रोक रेडी सेंटर आखिर होता क्या है? स्ट्रोक रेडी सेंटर वो होता है जिसमें आपको सारी इन्वेस्टिगेशन अंडर वन रूफ मिल जाए, और जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो एक सीटी स्कैन की फैसिलिटीज और एक न्यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी 24/7 हो, इन हाउस या ऑन कॉल। एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है, एक सीटी स्कैन और अवेलेबिलिटी ऑफ ए न्यूरोलॉजिस्ट। जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो आपको हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे एक होमोसिस्टीन होता है जो अगर आपका बड़ा होता है तो आपको स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। जो होमोसिस्टीन बड़े होने के कारण होते हैं, कुछ पेशेंट्स में तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी। कुछ पेशेंट्स में जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से होमोसिस्टीन लेवल हाई होता है। तो जो हाई होमोसिस्टीन लेवल है, अक्सर हमने पाया है कि अगर हमारे 8 यंग स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, 10 आते हैं, उनमें से 8 लोगों में लगभग हमें बड़ा हुआ मिलता ही है। और होमोसिस्टीन जैसे यंग पेशेंट, जो यंग स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उनको रेगुलरली ये टेस्ट किया जाता है, होमोसिस्टीन टेस्ट। बट अक्सर हम ये नॉर्मल रिकमेंड नहीं करते कि अगर आप नॉर्मली जैसे कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लो, ऐसे आप होमोसिस्टीन चेक करवाओ। नॉर्मली ये रिकमेंडेड नहीं होता है, बट अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखो, आपका विटामिन B12 का इंटेक अच्छा हो, तो अक्सर ये कंट्रोल में रहता है आपका होमोसिस्टीन। मैम, पूरे भारत के अंदर ब्रेन स्ट्रोक के और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ निकल कर आ रहे हैं। तो ये केसेस पहले भी थे या डायग्नोस्टिक सिस्टम अभी तेज़ी से काम करने लगा है, इसलिए हमारे सामने सब चीज़ें आ रही हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर हम देखें तो हमारी जीवन शैली में पिछले कुछ दशकों में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। तो ये जो मेन रीज़न है इसका, जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीजेज, ये यंगस्टर्स में क्यों हो रही है? ये हमारे जीवन शैली में बदलाव की वजह से ही है। आप देखिए कि जहाँ हम छोटी सी डिस्टेंस हम पैदल चल के जाते थे, स्कूल तो अक्सर हम पैदल ही जाया करते थे, वहाँ स्कूल भी बच्चों को कार में ड्रॉप किया जाता है, हार्डली कोई फिजिकल एक्टिविटी है। और स्कूल में अगर देखा जाए तो पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, फिजिकल एक्टिविटी को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। हम देखें तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी ने बैक सीट ले ली है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अगर आप देखो कि जो भी आपका पैकेज फूड होता है, प्रोसेस फूड होता है, वो सारा आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है। आप अक्सर मतलब देखा जाता है कि बच्चे नॉर्मल खाना इतना प्रेफर नहीं करते जितना पिज़्ज़ा, पास्ता और ये सब चीज़ें प्रेफर कर रहे हैं। ये सारे प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड हैं। इन सब के चलते आपका वेट बढ़ने लग जाता है। जैसे आपका वेट बढ़ने लग जाता है, आपको बाकी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ये यंग एज में होने लग जाते हैं, और ये सारे रिस्क फैक्टर बन जाते हैं स्ट्रोक होने के लिए। और इसके साथ साथ जो मैंने देखा है कि जो मेन रिस्क फैक्टर है वो है स्ट्रेस। लोगों की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कॉम्पिटिटिवनेस में हम शायद कहीं अपने प्रोफेशनल रेस तो जीत जाते हैं, पर जीवन की रेस अक्सर आने लग जाते हैं। अगर आपको यंग एज में 30s और 40s में अगर आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो गया, तो मुझे नहीं लगता एक तरह से वो कहीं भी आपकी जीत है। अगर ये सब हम करते हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, पर हम कभी नहीं चाहेंगे कि यंग एज में ये बीमारियां हमें घेरें। आप फिजिकली एक्टिव रहें, सोशली एंगेज रहें और मेंटली एंगेज। आपको मतलब जैसे जिन कामों में और गेम्स में आपका ब्रेन यूज होता है, जैसे कि चेस हो गया, सुडोको हो गया, रीडिंग हो गई, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें करें आप। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ ईटिंग, आपकी जो हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें, और स्पेशली जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। ड्रिंक्स जैसे हमारे इंडिया में तो इतने नेचुरल ड्रिंक्स है, कोकोनट वाटर कह दो, बटर मिल्क कह दो, कुछ भी आप चूज कर सकते हो ओवर शुगरी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड। और थर्ड है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए जो इंडिया में योगा, मेडिटेशन इतनी अच्छी आपके पास
है ऑप्शंस की आप अगर, पर ये चीज़ें तभी पॉसिबल होती है अगर ये छोटी एज में आप एक आदत बना लो। अगर आप देखो कि आप रोज ब्रश करते हो, रोज नहाते हो, और अगर आप में से मैं सबसे पूछूं कौन है जो रोज एक्सरसाइज करता है, रिलीजियसली एक्सरसाइज करता है, हार्डली 1 or 2% पीपल हु एक्सरसाइज डेली। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी आदत ऐसे बननी चाहिए जैसे ब्रश करना और नहाना, और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होती है जब अर्ली एज पे ये हम करें, अगर बचपन से ही आदतें सिखाएं। क्योंकि अब यंग एज में अगर 30s और 40s में हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के बाद ये सब करने लगो,